हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर दीपेश कुरानी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज आप सबके सामने इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे मैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट की बात करने वाला हूं। मतलब कि इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आपको यूजीसी नेट मैनेजमेंट क्या है, जीरो से लेकर हर तरीके की डिटेल आपको मिलेगी कि आपकी एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए मैनेजमेंट में अप्लाई करने के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के सारे विद्यार्थियों के लिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, बाकी हम समझते हैं। देखो, यूजीसी नेट मैनेजमेंट के बारे में समझने से पहले मैं यूजीसी नेट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि यूजीसी नेट एक एग्जाम होता है जहाँ पे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो भी बच्चा नया है उसको अगर शायद पता नहीं हो, बट मोस्टली सारे स्टूडेंट को पता होना भी चाहिए। दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 इज द कॉमन फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। पेपर 1 कॉमन पेपर होता है जो हर एक सब्जेक्ट में आता है। पेपर 2 आपका जो होगा वो मैनेजमेंट से रिलेटेड ही होगा। मैनेजमेंट के अंदर आपके, अगर मैनेजमेंट के लिए आप एलिजिबल कब होगे वो भी बताता हूं मैं अभी। मैनेजमेंट में आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 200 हमारे पास टोटल मार्क्स होंगे। पेपर में हमारे पास सबके लिए कॉमन होता है, 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स और टोटल 300 मार्क का हमारा ये यूजीसी नेट का पेपर होता है। ऑनलाइन मोड में पेपर होता है, पूरा पेपर एक साथ ही देना होता है। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 अलग दिन होगा, पेपर 2 अलग दिन होगा, नहीं, ऑनलाइन मोड में होगा। आपको पेपर 1 स्टार्ट करना है, पेपर 1 कंप्लीट होती है आप पेपर 2 पे स्विच करते हो और फिर पेपर 2 करना स्टार्ट करते हो। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के लिए आप एलिजिबल कैसे हो? मैनेजमेंट के लिए आप एलिजिबल यहाँ पे तब होगे जब आपने पीजी कर रखा, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है, वहां पे एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। किसके अंदर? आपने या तो एमबीए कर रखा है, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस की बात करते हैं तो आप मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो। कुछ कैटेगरीज के लिए है ना 55% की जगह 50% का रिलैक्सेशन रूल्स है। एससी एसटी है ना, पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप। तो ये जो हमारे पास एससी एसटी कैटेगरी है, फिजिकली हैंडीकैप है ना स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए 50% वाला रूल भी एप्लीकेबल है। तो मैनेजमेंट के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो आपके पास ये पर्टिकुलर डिग्री है, इसमें आप परस्यू कर रहे हो तो आप जाके क्या कर सकते हो, यूजीसी नेट मैनेजमेंट का एग्जाम दे सकते हो। अंडरस्टूड? हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पीजी के अंदर आपकी अलग एग्जाम्स या जो भी सब्जेक्ट्स आपने सेलेक्ट किए उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है। नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम के अंदर नहीं होती है। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि 50 क्वेश्चन में से मेरे 48 आ रहे हैं, 2 क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, तो आप वहां पे तुक्का लगा सकते हो, वहां पे कुछ भी गैस कर सकते हो। जो 2 गैस किए हैं अगर वो गलत हो जाते हैं तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, दैट्स अ नेगेटिव मार्किंग, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, यहां पर ये चीज का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात करेंगे सर यूजीसी नेट मैनेजमेंट जो है हमारा कोड क्या है। सर कोड है 1717 हमारा सब्जेक्ट कोड रहता है, ये हमारा सब्जेक्ट कोड रहता है। वैसे तो कहते हैं 17 पे खतरा है, बट मुझे लगता है 17 पे सिलेक्शन है अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस को मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैंने आपको एक तरीके से एग्जाम का पैटर्न बता दिया, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता दी, कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कौन सी डिग्री आप परस्यू कर रहे हो। अब बात करते हैं सिलेबस की, और उस सिलेबस को कंप्लीट कैसे करेंगे, सिलेबस को है ना यहाँ पर किस तरीके से हम प्लान करें जिससे हम कम समय में ज्यादा पोर्शन पढ़ भी पाए, और इस बार जो हमारा कह सकते हैं गोल है जेआरएफ को कंप्लीट करने का, वो जेआरएफ तक हम रीच कर पाए, उसकी बात करते हैं। ठीक है गाइस, चलो। तो सिलेबस हमारे सामने, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा कोड क्या बेटा, कोड हमारे पास है यहां पर 17। तो कोड नंबर 17 है मैनेजमेंट का सब्जेक्ट कोड। कॉमर्स का 08 होता है, यहाँ पे 17 है। अब यहाँ पे यूनिट्स हमारे पास गिवन है, सब्जेक्ट हमारे पास मैनेजमेंट, यूनिट गिवन है। टोटल कितनी यूनिट होती है? 10 यूनिट होती है। तो अगर हम एवरेज मार्क की बात करें तो एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 100 क्वेश्चन पेपर 2 के ऐसे भी हो जाते हैं। बट हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है यूनिट 1 से जैसे 15 क्वेश्चन आ गए, यूनिट 2 से 7 क्वेश्चन ही आए, यूनिट 3 से हमारे पास 8 क्वेश्चन ही आए, ये पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिट से आपको 15-16 क्वेश्चन भी देखने को मिले, वो डिपेंड करता है। मतलब एवरेज में आपको बता रहा हूं 10 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम, जस्ट फॉर आवर नॉलेज। ठीक है, तो चलो एक बार यूनिट 1 देखते हैं क्या है। यूनिट 1 को आप जैसे देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं देखने को मिलेगी, बहुत इजी यूनिट जिसको मैं बोलता हूं। तो यूनिट 1 बहुत इजी यूनिट, जहां पे आप मैनेजमेंट को समझते हैं कि मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एफिशिएंटली बोथ। ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी मैनेजमेंट की। इसी डेफिनेशन 3-4 एमसीक्यू बन जाते हैं, और थोड़ी से आपको ऑथर की डेफिनेशंस, ऑथर की क्वेश्चंस, ऐसी कुछ चीजें भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट, प्रोसेस, थ्योरीज, अप्रोच, मैनेजमेंट रूल्स, ये सारी चीजें। फिर अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो आपको वही POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, है ना, जो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कंट्रोलिंग कहाँ पे, ग्रेजुएशन लेवल पे।
थोड़ा सा एडवांस लेवल पूछा जाएगा, है ना, एनटीए कंडक्ट करा रहा है नेट के एग्जाम को, तो आपका जो पैटर्न रहता है, आपका जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहता है, थोड़ा सा एडवांस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कम्युनिकेशंस हो गया, उसके टाइप हो गए, बैरियर्स क्या क्या आते हैं कम्युनिकेशन में, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ आप तक बात नहीं आ रही है, आप उस वे में समझ नहीं पा रहे हो, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑथोरिटीज, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसेप्ट और फिर उसके इंपोर्टेंट, डिमांड एनालिसिस क्या होता है, यूटिलिटी। अब यहां से ये जो पोर्शन इन्होंने निकाला, ये आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ गया। देखो मैनेजमेंट जब भी आप पढ़ोगे ना, तो मैनेजमेंट में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो मैनेजमेंट खुद तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस मैनेजमेंट के साथ आपको अकाउंटिंग भी मिलेगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स मिलेगी, कॉस्टिंग भी मिलेगी, ठीक है, थोड़ा बहुत टैक्स भी मिलेगा। तो आपको मतलब मोस्टली सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलने को देखने को मिलेगा, मतलब कि एक तरीके से कॉमर्स मिल जाएगा, बट हाँ उतना नहीं मिलेगा जितना डिटेल में कॉमर्स के अंदर है, आपके यहाँ पे छोटा छोटा पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ गया, डिमांड आ गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, यूटिलिटी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, बिजनेस एथिक्स और सीएसआर हो गए, एथिकल इश्यूज और, है ना, ये सारी चीज हो गई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यूनिट 2 की मैं बात करता हूं तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करता है, ग्रुप बिहेवियर की बात करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर क्या होगा, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रुप बिहेवियर क्या होगा उसकी बात की जाएगी। इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ट्रांजैक्शन एनालिसिस होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और क्लाइमेट होंगे, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है, क्रॉस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होते हैं उनकी भी बात की जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, विसल ब्लोइंग पॉलिसी जो होती है मोस्टली वो देखी जाएगी। एचआर, यहां से अगेन मैं बोलूंगा क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, से रिलेटेड ये आपको पोर्शन इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात करें, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सारा पोर्शन आएगा। आरएसटी, है ना, रिक्रूटमेंट हो गया, फिर उसके सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गई, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया, सिलेक्शन टेस्ट हो गए, ठीक है। फिर ट्रेनिंग आ जाता है, ट्रेनिंग में, है ना, ऑन द कोर्स, इन द कोर्स, है ना, आउट ऑफ द कोर्स, जो हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में रहकर ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी प्लेस पे ट्रेनिंग। डेवलपमेंट की बात करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय की बात की जाती है, फिर जॉब एनालिसिस और कंपनसेशन। यूनिट 3 की बात करते हैं जो एचआरएम पे बेस्ड है। अगेन अभी हमने एचआरएम से रिलेटेड टॉपिक भी देखा था, अब एचआरएम का पूरा यूनिट भी है हमारे पास। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ से परफॉर्मेंस एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय एंगेजमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस। आज के टाइम में बहुत जरूरी है क्योंकि लोग अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग तो इसके अंदर, है ना, साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी किताबें निकल गई है, वो भी पढ़ते हैं, काउंसलर से एडवाइस लेते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत अच्छा खासा डेटा हमारे पास है, कंटेंट हमारे पास है, उसको हम पढ़ेंगे। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये दोनों पॉइंट भी अगेन इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के लिए। एंड ग्रीन एचआरएम नया नया आया है, इसको भी हम समझेंगे, जिस पे रिसर्च आगे जाके इन फ्यूचर अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। फिर आता है 4th यूनिट जहाँ पे आपको अकाउंटिंग दिख रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आएंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ साथ यहाँ पे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स, यहाँ पे रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कुछ दिखेगा आपको। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट से क्वेश्चन हमारे साथ, मतलब देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारे पास फंड फ्लो से एक क्वेश्चन, रेशियो से एक क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बता देता हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और लिवरेजेस से आपको एक। तो टोटल में आके 10 क्वेश्चन तो मैंने आपको ये बता दी, ये पक्के टॉपिक है जहां से एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब इसमें कोई फॉर बट नहीं है, जहां मैंने 1 लिखा है वहां से पक्का एक क्वेश्चन, 2 आ जाए तो, है ना, मतलब मजा ही आ जाएगा, है ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा। बट ये जो मैंने टॉपिक्स बता दिए वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इजीएस्ट वे में, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में अकाउंटिंग को नहीं पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट वे में, इजी वे में पढ़ा जाएगा, तो आप पढ़ सकते हो उस हिसाब से। अंडरस्टूड। यूनिट 5 की बात करते हैं, वैल्यू एंड रिटर्न्स की। अब आता है टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड की थ्योरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको डायरेक्ट 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। मर्जर एक्वाइजिशन, अगेन इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास, यहाँ पर, यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आफ्टर यहाँ से थोड़ा स्टॉक मार्केट का हम कह सकते हैं कि पोर्शन आपके पास पूछा जा रहा है, सेबी वगैरह से रिलेटेड, डेरिवेटिव से रिलेटेड, यहाँ से अभी कुछ चेंजेस भी हुए, तो यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ मिल जाते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट,
यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जो पोर्शन डायरेक्टली दिए गए हैं यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मोस्टली आपका प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज्यादा फोकस नहीं, देखिए मैनेजमेंट वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस है, बट फिर भी है ना यूजीसी ये चाहता है कि यार मैनेजमेंट में जो बच्चा क्लियर कर रहा है कम से कम उसको थोड़ी बहुत है ना यहाँ पर कॉमर्स की अकाउंटिंग की नॉलेज भी होना जरूरी है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी जरूरी है। फिर हम बात करते हैं यूनिट 6 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहां से कभी कभी ऐसा हो जाता है इस यूनिट से ही आपको एग्जाम में 15 से 17 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 15 से 17 क्वेश्चन वाला यूनिट मैं इसको बोलता हूं, कितना? 15 से 17 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं डायरेक्टली इसी यूनिट से। तो ये यूनिट तो एकदम डिटेल में पढ़ना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, एनालिसिस क्या होते हैं, फॉर्मुलेशन क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, ये मॉडल्स, बिजनेस के मॉडल क्या होंगे, डिफरेंट यहाँ पे ऑथर्स के थ्योरीज भी होगी, बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है ना, यहाँ पे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, मार्केटिंग क्या है, उसके ट्रेंड क्या है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट और प्राइसिंग डिसीजन की हम बात करते हैं, प्लेस और प्रमोशन डिसीजन की बात करें तो बहुत अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग मैं बोल सकता हूँ, उसके साथ इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपोर्टेंट भी मैं बोल सकता हूँ, आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, फिर आता है यूनिट 7 जो हमारे पास आता है कंज्यूमर इंडस्ट्रियल बिहेवियर, ब्रांड मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारा आपके पास पूछा जाएगा। सर्विस मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग आजकल बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रेंड में है, आपको पता होगा, सर्विस मार्केटिंग तो है ही, कस्टमर रिलेशनशिप बहुत ट्रेंड में। उसके अलावा जहां से क्वेश्चंस थोड़ा और आने के चांसेस रहते हैं, ये 2 टॉपिक, इंटरनेशनल मार्केटिंग, आज के टाइम में कोई भी पर्सन है ना डोमेस्टिक मार्केट तक नहीं रिजल्ट रहना चाहता, वो चाहता है मैं उसके बियॉन्ड जाऊं, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग उसके ट्रेंड्स की बात करता है। इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन कौन से मार्केटिंग के अंदर नए नए जो अब आ रहे हैं, आप एक अलग फॉर्म देख रहे होंगे, बीच में भी डिजिटल मार्केटिंग आया था, अब एआई के थ्रू होती है और अलग अलग मोड में होती है। तो आजकल आप देखे होंगे कि मतलब कुछ भी अगर मार्केटिंग करनी है तो कुछ ऐसा इवेंट करवा देते हैं ऑन रोड, या फिर कुछ ऐसी न्यूज फैला देते हैं फ्रीलांस के थ्रू, जिससे वो मार्केटिंग। इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन कौन से, वो भी हम देखेंगे। यूनिट 8 हमारे पास आता है स्टैटिक्स, अगेन वही मैं पोर्शन बताऊंगा, ये पोर्शन आप पेपर 1 में भी पढ़ोगे, ये पोर्शन में से कुछ टॉपिक आप पेपर 1 में ही पढ़ोगे और आप यहाँ पे मेरे साथ पेपर 2 में भी पढ़ोगे, तो मैं तो पूरा आपको पढ़ाऊंगा, डजंट मैटर आप पेपर 1 में पढ़ो या नहीं पढ़ो, मेरी ड्यूटी है पूरा कराना, तो मैं आपको ये यूनिट पूरा कराऊंगा, जिसमें आपको स्टैटिक्स दिखेगा, सैम्पलिंग दिखेगी, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मोड मीडियन, फिर उसकी बात करें यहाँ पे रिसर्च की तो हाइपोथेसिस दिखेगा, टेस्टिंग दिखेगी, कोरिलेशन दिखेंगे, ये सारी चीजें। फिर उसका रिलेशन आएगा ऑपरेशनल मैनेजमेंट के साथ, यहाँ पर है ना एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग के साथ, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली मैनेजमेंट का पोर्शन डाल दिया गया इन्होंने यहाँ पे इस यूनिट का, क्योंकि ये वाला पोर्शन इतना डिटेल में आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको बोला जा रहा है ये इस पे फोकस करो, ये तो हमको सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देनी है इसलिए दिए जा रहे हैं, तो ये इस पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 9 की, जो कि आती है इंटरनेशनल बिजनेस। ये यूनिट भी हमारे पास 15 से 17 क्वेश्चन वाला यूनिट है, तो मैं फिर से बोलूंगा सर, ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 9, इसको भी आप सर्कल करके इंपोर्टेंट लिख दो, कितने यूनिट है, 15 से 17 क्वेश्चन वाला यूनिट। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है, 15 से 17 क्वेश्चन वाला यूनिट हमारे पास एग्जाम में है, तो उसको तो छोड़ना नहीं है। एफडीआई की बात होती है, मल्टीलेटरल रेगुलेशंस की बात होती है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर्स की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो इसको इंक्लूड कर दिया गया है, डेटा वेयरहाउसिंग की बात होती है, मैनेजिंग टेक्नोलॉजी की बात होती है, ये सारी चीजें। फिर आता है यूनिट 10, तो यूनिट 10 की अगर हम बात करें यहाँ पर, यूनिट 10 की बात करें हम यहाँ पर, तो हमारे पास क्या क्या होगा, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी होगा, जो एक नई चीज है, आपको सीखने का मौका मिलेगा, है ना। वुमन एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, बिजनेस प्लान की हम बात करते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल की बात करें, और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू स्मॉल स्केल फाइनेंस की बात करें, तो ये पूरा पोर्शन आपको यूनिट 10 के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये हमने 10 यूनिट का डिस्कशन आपके सामने कर लिया। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताइए कि भाई हमें क्या करना है, सबसे पहला फोकस किस पे करना है, वी आर रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन द फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें अपना सिलेबस पता है या नहीं पता है। अगर आपने सिलेबस पता कर लिया है तो आपको यूनिट वाइज जो भी मैंने आपको डिस्कशन कराया था, वो यूनिट वाइज डिस्कशन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कौन से टॉपिक से कैसे। हमारे पास क्वेश्चन के टाइप कैसे रहते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन के टाइप का पता करो, एग्जाम में आपको पता होना चाहिए ना क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको एक तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, आपको उसके साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, आपको कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि पैसेज भी मिल जाता है कभी कभार, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं, या फिर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन एजर्शन और रीजन से रिलेटेड मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सीक्वेंस बेस्ड क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो आपको क्वेश्चन के टाइप का पता होना चाहिए कि एग्जाम में कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं।
ये नहीं पता होगा तो स्टूडेंट आगे जाके एग्जाम हॉल में बैठेगा और जब आपके कंप्यूटर पे देखेगा तो उसको लगेगा यार ये क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहे। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके 100% एग्जाम पूछाते हैं, तो हमें हर टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी करनी है। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के सिलेबस की बात करें तो 2 मंथ्स तक आपको अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है। 2 मंथ्स तक किसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, कंसेप्चुअल नॉलेज को। ठीक है, जैसे ही आपने कंसेप्चुअल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, उसके बाद क्या करो आप, है ना, रिवीजन साथ साथ में करते रहो। मैं हमेशा स्टूडेंट को बताऊं, जब आप कंसेप्चुअल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो हो सकता है कि एक यूनिट 7 दिन में पढ़ लिया हो, है ना, दूसरा यूनिट अगले 7 दिन में पढ़ लिया हो, तो 10-15 दिन बाद आप पहला वाला यूनिट भूल जाओ। तो इसलिए जैसे ही आप 7 डेज में फर्स्ट यूनिट करते हो तो सेकंड यूनिट के साथ साथ बीच बीच में फर्स्ट यूनिट का रिवीजन भी करते रहो। सेकंड यूनिट खत्म हो रहा है तो थर्ड यूनिट के साथ रिवीजन फर्स्ट और 2 का साथ में करते रहो। थर्ड खत्म हो रहा है, फोर्थ स्टार्ट कर रहे हो तो फोर्थ के साथ साथ 1, 2 और 3 का रिवीजन साथ साथ चलता रहना चाहिए, 1-2 दिन ऐसे देखें। फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस यूट्यूब के थ्रू करनी चाहिए और ऐप के थ्रू करनी चाहिए, जो भी हम करवाते हैं। उसके अलावा फिर लास्ट आता है हमारे पास, जब 4 महीने पूरे हो जाओगे तो आप पीवाईक्यू पे पूरा फोकस, पीवाईक्यू के अलावा और कहीं फोकस नहीं देना है। पीवाईक्यू के अलावा और कहीं फोकस हमें नहीं देना है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। एंड देन आफ्टर मॉक, लास्ट मंथ जो होता है हमारा, लास्ट मंथ या फिर मैं बोलूंगा लास्ट 15 डेज, वो पूरा का पूरा किसका होना चाहिए सर, मॉक का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से मॉक टेस्ट देने हैं लास्ट के 15 दिन, और कोई काम ही नहीं करना। मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, मॉक टेस्ट दो, एनालाइज करो, अंडरस्टूड। तो लास्ट स्टेप है सबसे। तो ये पूरी की स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो आई एम टेलिंग यू गाइस, जेआरएफ मतलब पाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर सही से कंसिस्टेंटली आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। आई होप ये पूरा वीडियो जो आपने देखा होगा उससे आपकी यूजीसी नेट मैनेजमेंट की एलिजिबिलिटी, सिलेबस, स्ट्रेटजीज, है ना, सारी चीजें, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है, कोई डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जेआरएफ क्लियर करने के लिए ही हम आपके साथ लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं और पेड बैचेस में आपको पढ़ा भी रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैनेजमेंट, है ना, और कॉमर्स भी। तो जितने स्टूडेंट यहाँ पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे आप पेड बैच में मुझसे। और उसके साथ साथ कोई दिक्कत, डाउट, समस्या हो, छोटी मोटी, नन्ही मुन्नी या फिर मंजली सी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।